पिछले कुछ सालों में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की मांग बहुत बढ़ी है और होम टेस्ट से लेकर रिपोर्ट्स तक सब कुछ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो ऐसे में आप इस इंडस्ट्री की डिपेंडेंसी को कैसे देखते हैं? देखिए डायग्नोस्टिक का अभी भी देखें तो ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 80% के करीब डायग्नोस्टिक सेंटर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, 20% ऑर्गेनाइज्ड डायग्नोस्टिक है, और 20% में भी बात करें तो बड़ा एक डिफरेंट वे में है कि कुछ पैन इंडिया है तो वो भी पैन इंडिया नहीं है, कुछ नॉर्थ इंडिया में, कुछ साउथ इंडिया में है। कुछ रीजनल प्लेयर्स ज़्यादा हैं, रीजनल्स की कुछ चेन्स हैं, कुछ स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक है, या कुछ हैं जो हॉस्पिटल के अंदर ही डायग्नोस्टिक है। तो बहुत ही अनऑर्गेनाइज तरह का सेक्टर है, ख़ास तौर पे अगर मैं डायग्नोस्टिक की बात करूं। किस टाइप के चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं? चैलेंजेस की बात करें तो देखिए इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है कि अगर कोई भी अपनी पैथोलॉजी लैब खोलना चाहे तो वो खोल सकता है। उनको कोई किसी तरह की स्पेसिफिकली कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जैसे हॉस्पिटल में आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है, तो एक एंट्री बैरियर नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंडेट नहीं है कि स्पेसिफिकली स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें कि अगर भारत के अंदर लगभग 3 लाख के करीब लैब है तो उसमें से सिर्फ 1% लैब है जो NABL एक्रीडिएटेड है। तो वो भी मैंडेट नहीं है कि आपको NABL लेना ही है। तो मैं समझता हूँ ये जो लो एंट्री बैरियर है ये काफ़ी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और प्राइसिंग को लेके जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, अभी डिजिटल एग्रीगेटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑनलाइन आप देखेंगे कि बहुत तरह की ई डायग्नोस्टिक काफ़ी ज़्यादा अभी ओपन हो गए हैं पोस्ट कोविड। फार्मा वाले जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी डायग्नोस्टिक में एंटर हुए हैं, हॉस्पिटल की जो कॉरपोरेट चेन है वो भी डायग्नोस्टिक में एंटर हुए हैं। तो ओवरऑल मार्केट में देखें तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया, बट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर में ज़्यादा बढ़ा है। तो आई थिंक आगे आने वाला समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है। गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है इस इंडस्ट्री के लिए? गवर्नमेंट सपोर्ट की देखिए जैसा बात करें, अभी पिछले कुछ टाइम में गवर्नमेंट को भी ये इस तरह से रियलाइज़ हुआ है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी वो कोलैबोरेट करें, कि जैसे अभी PPP की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान बढ़ा है। और हम भी जैसे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन और हमने जॉइंट वेंचर किया हुआ है, जहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वैसी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में भी मैं समझ रहा हूँ कि जो PPP मॉडल है वो एक राइट मॉडल रहेगा, जिसके ज़रिए Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स डायग्नोस्टिक सर्विसेज और भी जिस तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज का गैप है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले 5 सालों में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ अराउंड 10% के आसपास रहेगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ देखिए, इंडस्ट्री तो ग्रो हो रही है, जैसा कि हम बात करें हमारी NCDs बढ़ रही है, हमारी क्रॉनिक डिजीज़ का ग्राफ बढ़ रहा है, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हेल्दी एजिंग के लिए डेफिनेटली जो टेस्टिंग की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आगे आने वाले समय में डेफिनेटली इसकी डिमांड बढ़ेगी। और जैसा डिजिटाइजेशन आ रहा है, AI आ रहा है, तो उससे भी हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी। बट जैसा कि डिज़ीज़ ग्राफ बढ़ रहा है तो डेफिनेटली डायग्नोस्टिक की डिमांड भी आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली। पहले क्या होता था कि कुछ टेस्टों के लिए आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते थे और अभी क्या होता है कुछ हज़ार रुपए में आप पूरा फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो ये कॉस्टिंग में जो डिफरेंस है या इम्पैक्ट बदलाव आया है, ये कंपटीशन की वजह से है? देखिए टेस्टिंग का जैसे अगर हम बात करें तो भारत में अगर टेस्टिंग की जो प्राइसिंग की अगर बात करें तो वैसे वो सबसे कम, वर्ल्ड में सबसे कम अगर टेस्टिंग का हम प्राइस की बात करें तो वो भारत के अंदर है। हाँ, दूसरा ये है कि अभी जैसे ऑनलाइन एग्रीगेटर्स आए हैं, डिजिटल जो भी आपके डायग्नोस्टिक्स शुरू हुए हैं, तो उनमें कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बट अगर कंपटीशन की बात करें तो जो रूटीन वाले 20 से 30 टेस्ट हैं उन्हीं टेस्ट के ऊपर ज़्यादा कंपटीशन है। बाकी अगर हम जो स्पेशलाइज्ड और हाईटेक टेस्ट की बात करें तो उनके ऊपर जो प्राइसिंग थी वो उसी तरह की थी। बट हाँ, पिछले 4 से 5 सालों के अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट प्राइस नहीं बढ़ा है। बट हाँ, इसमें ये होता है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम होती है तो उतना हम हमारे को वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है। और वैसे आजकल ऑटोमेशन भी रहता है, तो जिससे एक बार में हम कई तरह के प्रोफाइल्स कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली इसमें वॉल्यूम के ऊपर है कि अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप प्राइसिंग को अफोर्डेबल बना सकते हैं। अच्छा, एक कंज्यूमर के तौर पे मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि टेस्टिंग कराते समय एक अच्छे पैथ लैब का चुनाव कैसे करें? हाँ, देखिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है, चुनौती रहती है। और कई बार जैसा कि आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन प्रमोशन रहती है कई बार कि मास्टर हेल्थ चेकअप, होल बॉडी हेल्थ चेकअप, और उसमें 70-80 तरह के पैरामीटर्स होते हैं। और ठीक है, ब्लड टेस्ट हमें कराने ज़रूरी हैं, बट मैंने जैसा बताया कि वो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपको कुछ और टेस्ट भी कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग होती है कि जैसे अगर आपको अल्ट्रासाउंड भी कराने की ज़रूरत पड़ती है, आपको पैप स्मीयर या मेमोग्राफी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप इस तरह का कोई हेल्थ चेकअप कराएं तो एटलीस्ट आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर लें। दूसरा, कुछ चीज़ें आप इंश्योर कर लें कि लैब NABL NABH एक्रीडिएटेड है कि नहीं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन उनके पास है कि नहीं। आप सैंपल दे रहे हैं, आपका सैंपल कहाँ पर जा रहा है लॉजिस्टिकली, कि ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रोसेसिंग लैब बहुत ज़्यादा दूर है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके रिजल्ट्स के ऊपर। सो ओवरऑल एक इसमें हॉलिस्टिकली होना चाहिए। फीमेल के लिए एज वाइज स्पेसिफिक टेस्ट रिक्वायर्ड है, वो ज़रूरी है, और इसी तरह से मेल के लिए, क्योंकि कई बार हम अपनी वो रिपोर्ट्स देख लेते हैं, वो विद इन रेंज होती है, उससे हमें फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है कि हम तो सब कुछ ठीक थे और फिर ये क्या निकल गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से एक बार संपर्क करें किसी भी तरह का हेल्थ पैकेज कराने से पहले। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सैंपल टेस्टिंग के दौरान किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? आजकल AI टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, तो ये कितना यूज़फुल है, कितनी मददगार है? हाँ, देखिए अब पहले से बात करें तो अभी तो सभी कुछ डिजिटाइज्ड हो गया है, फुली ऑटोमेशन के अंदर है, तो डेफ़िनेटली वो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ को बढ़ाता है। AI इनकॉर्पोरेशन भी ज़्यादातर हम देखें, ख़ास तौर पे हमारी जो इमेजिंग वाला पार्ट है उसके अंदर हो गया है, तो उससे काफ़ी जैसे हम अगर इमेजिंग में बात करें तो रेडिएशन के ऊपर फ़र्क पड़ा है, वो लो डोज़ हुआ है। दूसरा, अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो जैसे रेडियोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम रिपोर्ट चेक करने में नहीं लगता, वो सिर्फ डिक्टेट करते हैं और ज़्यादा टाइम उनका रहता है जो भी फाइंडिंग है उसको देखने के अंदर। तो और एक्सरे के अंदर ख़ास तौर पे हम बात करें तो एक्सरे में भी इस तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जो रिपोर्टिंग के अंदर सपोर्ट करते हैं। हाँ, ओवरऑल डॉक्टर को ही वेरीफाई करना पड़ता है, बट AI टूल्स ऑटोमेशन के अंदर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि डॉक्टर के लिए एक वो कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट है। इस सेक्टर में एक और चीज़ हमने देखी है, स्किल्ड लेबर की और स्किल्ड टेक्नीशियन का काफ़ी चैलेंज रहता है। तो इससे निपटने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? हाँ, देखिए स्किल्ड मैन पावर का हमेशा चैलेंज रहता है। आपको ख़ास तौर पे जब आप इंटरव्यू करेंगे किसी भी पैरामेडिक्स का, तो वो उनको थियोरेटिकली सब कुछ हो सकता है, ठीक तरीके से नॉलेज हो, बट उनको प्रैक्टिकली वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता नहीं है। तो ज़्यादातर ये एक चैलेंज हम लोगों ने भी फेस किया था कि इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें। तो इसके लिए फिर हमने भी एक अपना स्किल सेंटर शुरू किया, और उसके अंदर ख़ास तौर पे हमने इन हाउस अपने जो पैरामेडिक्स हैं उनको तैयार करना शुरू किया, ताकि वो यहीं पर अपना ट्रेनिंग करें और उसके बाद वो इन हाउस डिफरेंट तरह के इक्विपमेंट्स पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उससे हमें जो पैरामेडिक्स की शॉर्टेज थी वो भी काफ़ी हद तक दूर हुई। और सेम इसी तरह का जैसे गवर्नमेंट भी अगर रेप्लिकेट करती है ख़ास तौर पे छोटे शहरों के अंदर, तो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स में इस तरह के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन शुरू किए जा सकते हैं जहाँ पे अप स्किलिंग रीस्किलिंग के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वैसे इंस्टीट्यूशंस तो काफ़ी है, बट ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का है ये थोड़ा डेफिनेटली चैलेंज रहता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हमने ये इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। मेरा आखिरी सवाल, आप हेल्थ केयर सेक्टर के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए हेल्थ केयर के अंदर जैसा अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं, ज़्यादा काम हमारा क्यूरेटिव की तरफ हो रहा है, और जिसमें एक्यूट ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में या जो बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है उसको ठीक करने के लिए, तो वो ज़रूरी है। बट उसके साथ साथ अगर हम बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलें जिसमें प्रिवेंशन के ऊपर भी अगर अधिक ध्यान दें, तो बहुत हद तक जो हमारा हेल्थ केयर का डिज़ीज़ का बर्डन है
उसको कम कर सकते हैं। सो प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन के ऊपर जितना काम करें, और उसमें हमारी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको हमें थोड़ा और रोबस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम अर्ली डिटेक्शन करके और डिज़ीज़ प्रिवेंशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। थैंक यू डॉक्टर भाटी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।